ionic bond. The bond which is formed by the transfer of electron from one atom to another atom is known as ionic bond. क्या है? The bond which is formed by the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond. And the compounds with ionic bond are known as ionic compounds. क्या बोले? What is ionic bond? The bond which is formed by the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond, and the compounds with ionic bond are known as ionic compounds. जो बॉन्ड फॉर्म होता है अगर एक एटम से दूसरा एटम को एक इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन ट्रांसफर होती है तो उसको कहते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड. फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं. मान लीजिए NaCl, ठीक है ना. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो दिस इज Na न्यूक्लियस, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर उसके बाद कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है. और क्लोरीन का 17 Cl. अभी दिस इज न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8, फिर इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी ऑर्बिटल रहता है, आखिर का ऑर्बिटल रहता है 3, 4, 5, 6, 7. बच्चों अभी देखिए, इन सोडियम एटम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, यानी इसका आखिरी वाला ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको तो इट विल कन्वर्ट into a stable form because its outermost valence will contain 8 electrons. That is octet rule. तो सोडियम चाहेगा मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर 1 ले लेगा तो आई विल बी स्टेबल, यानी वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा. तो हर वक्त सोडियम चाहता है कि मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले. क्लोरीन क्या है? उसके जो आखिर वाला ऑर्बिट है उसमें कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर उसको कोई 1 दे दे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा ऑक्टेट रूल. तो वो भी चाहेगा मेरे को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना. तो यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अगर क्लोरीन के पास आता है तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर टू द क्लोरीन, है ना, कैन ट्रांसफर टू द क्लोरीन. तो हम अगर लिखेंगे सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू Na प्लस आयन, यानी सोडियम एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस आयन कैटायन. और क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस आयन. सो आज दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन, सो दे विल हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ ईच अदर. सो वो क्या करेंगे? अपने आप बिल्कुल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम करेगा. वो क्या करेंगे? अपने करीब करीब टच होकर रह जाएंगे और दे विल फॉर्म ए क्रिस्टल, दे विल फॉर्म ए क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल. जैसे नमक होती है, नमक का क्रिस्टल आपने देखा हुआ है, तो वो क्रिस्टल में Na प्लस और Cl माइनस बिल्कुल सट के क्लोजली पैक होके रह जाएंगे. तो क्या हुआ?
दिस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ सोडियम एटम से क्लोरीन एटम को, तभी NaCl जो फॉर्म हुआ इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, यानी द कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय द आयोनिक बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। आप समझ गए। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या आप देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं MgCl2। मैग्नीशियम कितना का एटॉमिक नंबर है, दैट इज 12। तो अगर हम मैग्नीशियम बनाते हैं 2, उसके बाद 8, उसके बाद आ गया 2, है ना। और इधर क्लोरीन Cl2, 2 क्लोरीन हम बनाएंगे यहाँ Cl2, फिर इसका 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर और इधर क्लोरीन बनाएंगे 2, 8 और ये बनाएंगे 7। तो बच्चों अगर मैग्नीशियम के पास 2 क्लोरीन आ गए, किसी भी वसत अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के पास रख दिए तो क्या करेगा, देयर इज ए टेंडेंसी, ये मैग्नीशियम चाहेगा कि मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कोई, तो आई विल अटेंड द ऑक्टेट रूल, यानी मेरे आखिर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा, तो आई विल बी मोर स्टेबल और आई विल बी सैचुरेटेड। तो इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल। तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो यहाँ क्लोरीन चाहता है मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, ये भी चाहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा ये MgCl2। तो हम अगर MgCl2 लिखेंगे Mg-2e दैट इज Mg2 प्लस Cl 2Cl प्लस 2e दैट इज 2Cl माइनस। सो Mg2 प्लस 2Cl माइनस क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो फॉर्म ए स्ट्रक्चर इन व्हिच मैग्नीशियम आयन एंड क्लोरीन विल बी क्लोजली पैक्ड, है ना। तो बच्चे जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में आया, जो हमने बता रहा था, जो 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवरी हुआ है, उसी 118 एलिमेंट से सभी सब्सटेंसेस, सभी मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में अराइज होता है, कैसे अराइज होता है, तो अभी उन्होंने देखा जो 0 ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं सभी का आखिर में यानी लास्ट ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको ये समझ आई, इफ द एटम इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट देन इट इज सैचुरेटेड, यानी इट बिकम स्टेबल। तो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल वो देखे, कभी भी कोई भी एटम चाहता है कि मेरे आखिर वाला ऑर्बिट में यही इलेक्ट्रॉन्स हो जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल। तभी ऑक्टेट रूल ये मानकर ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तभी बन जाता है क्या है, MgCl2। और ये MgCl2 क्या है, दैट इज नथिंग बट एन आयोनिक कंपाउंड। आप समझ गए, ये इसको भी आप 10th में पढ़ा हुआ है, जो आयोनिक बॉन्ड आपने NaCl भी पढ़ा हुआ है और MgCl2 भी पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्ड, आप समझ गए। तो बच्चों ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आपने इतना तक तो जाना है। तो इसका आगे की बात, जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस अकर देयर, क्या क्या एनर्जी वहाँ चेंज होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको अच्छी तरह समझिए, जो कि अभी इंटरमीडिएट का पढ़ाई या +2 का पढ़ाई, इसको आपने अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं अभी। एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद दिस फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसमें क्या क्या एनर्जी चेंज होता है, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना चाहिए, ठीक है। आप देखिए अभी हम इसको आपको बताते हैं।
तो बच्चों हम लिखते हैं एनर्जी चेंज इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जी चेंज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बच्चों एक चीज याद रखिए, हमने बताया कब एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट के साथ मिलते हैं, एटॉमिक स्टेज में मिलते हैं, यानी एलिमेंट एलिमेंट मिलेंगे मींस क्या, एटम और एटम के साथ मिलेगा। तो फर्स्ट एनी एलिमेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम, तभी तो मिलेगा ना, किसी एटम के साथ किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना। तो पहली बात है एन एलिमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इट एटॉमिक स्टेट। तो मान लीजिए हम सोडियम पहले लेते हैं, ये तो सोडियम मान लीजिए सॉलिड स्टेट में, सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, उसको एटॉमिक स्टेट में लाएंगे। तो एटॉमिक स्टेट में कैसे लाएंगे, सॉलिड है, एटॉमिक स्टेट में कब आता है आप ये ध्यान रखिए, एटॉमिक स्टेट तभी आते हैं जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो गैस में जब कन्वर्ट होगा तभी क्या होगा, गैसेस आर नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और रिस्पेक्टिव एटम्स, आपको पता है ना। तभी पहले हम क्या करेंगे, उसको एटम में कन्वर्ट करेंगे। तो एटम में कन्वर्ट के लिए क्या देना पड़ेगा, हमको हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ जो हीट देंगे तो क्या देंगे, 108.5 किलो जूल अगर हीट हम देंगे, 108.5 किलो जूल अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम और गैसियस स्टेट। समझ गए, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। समझ गए, हीट ऑफ सब्लिमेशन मींस हम क्या करें, सॉलिड को पूरा गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ गए, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी 108.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी अगर हम देते हैं तो सोडियम सॉलिड क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म। वैसे ही सपोज हम Cl2 ले रखे ना, तो हमको Cl चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हाफ Cl2 होगा तो एक Cl होगा। हमको NaCl मीन्स क्या है, दिस इज Na प्लस Cl। सो सोडियम और आयन हमको चाहिए, एक क्लोरीन चाहिए। तो सोडियम को हम गैसेस में कन्वर्ट कर दे तो हमको क्लोरीन चाहिए ना, क्लोरीन तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऐसे मिलता नहीं, तो हमको Cl2 ही मिलेगा। तो Cl2 में हमको एक Cl चाहिए, तो क्या करेंगे, हाफ Cl2 यानी एक Cl किस में है, गैसेस में। तो Cl2 गैस में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा यानी डिसोशिएट करना पड़ेगा, सो दैट Cl2 कैन बी कन्वर्टेड टू Cl। तो ये जो डिसोशिएट करने के लिए ऑल्सो भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दैट इज 1 to 1.5 किलो जूल अगर हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, Cl गैस हो जाता है। समझ गए आप, यानी अगर हम Cl2 को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द एटॉमिक फॉर्म। जब हम इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन। आप याद रखिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए आप, इसको अगर S लिखते हैं, इसको D भी लिखेंगे, सब्लिमेशन और ये हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी क्या हो गया, ये एटम स्टेट में आ गया, ये एटम स्टेट में आ गया। तो बच्चों जब सोडियम एटम होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा मीन्स दैट इज नथिंग बट, क्या उसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, ये जो सोडियम हमारा था, ये सोडियम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यही इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, हम निकालेंगे तो इट नीड्स आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है उतना देंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू Na प्लस, क्योंकि
Ionization energy is nothing but the quantity of energy required to knock out an electron, to remove an electron from the outermost orbit of the atom. एटम का जो outermost orbit है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी जितना उतना ही अगर हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सोडियम सोडियम आयन से कन्वर्ट होगा। तो दैट इज 496 किलो जूल। आप याद रखिए दिस इज नथिंग बट, अगर हम इसको Na-1 करते हैं ये कब होगा, कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगी, 496 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तभी कन्वर्ट होगा Na प्लस आयंस। समझ गए आप, यानी यहाँ भी हमको एनर्जी चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा क्या बात, जब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का आखिर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गिरेगा, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा। नो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा, किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन हैज टू फॉल इनटू द क्लोरीन, दैट इज सम एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड। हमने आपको बताया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एवॉल्व्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग एट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम क्या लिखेंगे, Cl प्लस 1 दैट इज Cl माइनस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज 348.7 किलो जूल, दैट इज नीडेड 348.7 किलो जूल, एंड दिस इज नोन एज, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतना एनर्जी क्या हमारा निकलेगा, यहाँ एनर्जी हम देंगे यानी दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ इतना उसमें से निकलेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। आप समझ गए अभी। तो अगर हम इतना एनर्जी इसमें से निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा, जब फिर Na प्लस Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, so they will come in contact with each other, they will have a, and there will be a force of attraction which will convert them into the crystal lattice। 1 ग्राम बोलो और क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए जितना एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ Na प्लस Cl माइनस क्या होगा, लैटिस एनर्जी। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 760 किलो जूल। कितना होता है, 760 किलो जूल। समझ गए, लैटिस एनर्जी कितना होता है Na प्लस Cl का, यानी 1 मोल ही होगा। ये सारे जो हम बात करें दैट इज 1 मोल। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम विल कन्वर्ट इनटू सोडियम आयन। तो ये सारे 1 मोल को फॉर्म कितना, 760 किलो जूल एनर्जी हमको प्रोड्यूस होगा, हमको मिलेगा। समझ गए आप। तो बच्चों आप देखिए यहाँ 5 चीज आया नजर में। पहले क्या हुआ, सोडियम एलिमेंट को हमने पहले सोडियम एटम में कन्वर्ट किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल में फिर क्लोरीन एटम में पर उसको कन्वर्ट किया, फिर सोडियम एटम को हमने सोडियम आयन में कन्वर्ट किया बाय द गिविंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर क्लोरीन जब क्लोरीन आयन में कन्वर्ट किया तो हमको कुछ एनर्जी मिला। जब Na प्लस Cl माइनस जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल फॉर्म, तो ये एनर्जी भी हमको मिला। तो बच्चों ये जो 5 केस आ गया, ये टोटल एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसको कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। आप इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है बॉर्न हैबर साइकिल। ये क्या है, अभी ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, आप इसको याद रखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl अगर हम बोलेंगे डेल्टा HF, इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या क्या होगा आप देखिए, किसमें मिलेगा, पहले क्या दिया हमने, सब्लिमेशन S का एनर्जी प्लस डिसोसिएशन का एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन का एनर्जी, समझ रहे हैं, IE प्लस E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
प्लस लैटिस एनर्जी, इसको हम यू कह सकते हैं। लैटिस एनर्जी को क्या कह सकते हैं? यू कह सकते हैं। तो ये सारा मिला के जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप समझ गए? बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा क्या होगा? एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड, कुछ एनर्जी जरूर निकलेगा। तो आप देखिए यहाँ एनर्जी निकलता है नहीं है। एस क्या है? अभी एस का वैल्यू कितना हमारा निकला है? अभी 108.5 प्लस डी कितना हुआ? 1 to 1.5 प्लस आई कितना हुआ? आई हो गया 496 हमने दिया। और कहाँ ये दोनों क्या हुआ? फॉर्म, ये दोनों हमारा एनर्जी फॉर्म हुआ। तो ये कितना हो गया? -348.7 माइनस 760 किलो जूल फॉर्म। ये दोनों माइनस, ये तीनों प्लस, क्योंकि ये हमने दिया, इसको दिया, इसको दिया, क्योंकि हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन अप्लाई किया, हीट ऑफ डिस्टिलेशन हीट अप्लाई किया, और जब दिस इज आयनस एनर्जी हमने अप्लाई किया, लेकिन निकला कौन सा? आयनस एनर्जी। दिस इज एबॉल्व्ड, और ये भी लैटिस एनर्जी एबॉल्व्ड हुआ। तो ये तीनों को मिला के हम लिखें कितना होगा? दैट इज -382.7 किलो जूल। तो यहाँ एनर्जी क्या हुआ? एबॉल्व हुआ। सो इट प्रूव्स दैट व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड द एनर्जी इज क्रिएटेड। दिस इज नोन एज बर्न-हैबर साइकिल। The Born-Haber cycle is the cycle of energy changes occurred during the formation of ionic bond। अभी हम कैसे निकालते हैं? अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से अगर हम किसी 5 का डाटा पता है तो हम छठवें को निकाल सकते हैं। तो ये बॉर्न-हैबर साइकिल का यूजफुलनेस है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह 1-2 बार करिए। दैट इज एनर्जी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बच्चों और एक चीज आता है, हम इसको आप मिटा रहे हैं। आप देखिए अभी ये जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 द साइज ऑफ द आयंस। नंबर क्या होता है? साइज ऑफ द आयंस होता है। दूसरा चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस। ये क्या होता है? अगर लैटिस एनर्जी को हमने U लिखे, लैटिस एनर्जी दैट इज U, तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस एंड U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। ये दो चीज आप याद रखिए। और साइज ऑफ आयन बड़े होंगे तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये जो चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयन जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ये चीज आप याद रखिए। बच्चों अभी हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर 1 इज आर क्रिस्टलाइन solids and are composed of ions in even solid state। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इवन सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं? इनमें आयन रहते हैं। दूसरा दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तीसरा दे आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। क्यों वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है? पोलर मॉलिक्यूल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करीब करीब 80 है। जब इसको हम किसी सब्सटेंस को डालते, मान लीजिए NaCl को हमने पानी में डाला, तो क्या करता है? NaCl का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हैं? तो NaCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन में होते हैं,
तो उसको ये कम करता है कितना 1/80 पार्ट्स इट रेड्यूसेस टाइम्स इट रेड्यूसेस 1/80 टाइम्स रेड्यूसेस क्या फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई डी आर स्क्वायर। तो ये रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस जब कर देता है तो क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस इनके जो बीच में बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। समझ गए? जब ये बॉन्ड टूट जाता है फिर क्या करता है ये पानी में मान लीजिए इसमें H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल फिर क्या करते हैं ये आयन को और सॉल्वेशन करते हैं। जब सॉल्वेशन होती है और हाइड्रेशन हो जाता है उसका, वो हाइड्रेशन में हाइड्रेटेड एनर्जी निकलता है। तो हाइड्रेटेड एनर्जी क्या करता है इसको और ये जो बॉन्ड है NaCl को तोड़ने के लिए मदद करता है। यहाँ जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और भी मदद करता है तोड़ने के लिए। सभी का क्या होते हैं जितना आयनिक बॉन्ड्स वो पोलर मॉलिक्यूल्स में आराम से डिजल्व हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो डिजल्व नहीं होते हैं। मान लीजिए AgCl आप जानते हैं, AgBr, BaSO4 ये डिजल्व नहीं होते हैं। अगर सारे डिजल्व होते हैं पोलर में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है ये डिजल्व नहीं होते हैं। आप समझ गए इसको? कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाई द आयोनिक मॉलिक्यूल्स आर इजीली डिजल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो 3 कारण हुआ इसका। पहला क्या है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, दैट इज 80, that's why it reduces the force of attraction between the respective ions in the ionic compounds। दूसरा बात है जब आयन में उसको ब्रेक कर देता है, आयन को क्या करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर क्या करता है उसको सॉल्वेट करता है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है। जब हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है वो भी क्या करता है मदद करता है और उसको ब्रेक करने के लिए मॉलिक्यूल जो आयन के बीच में बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए मदद करता है। ठीक है, ये कॉज आप याद रखिए। नंबर 4 good conductors of heat and electricity। good conductors of electricity in their molten or solution state। अगर मोल्टेन स्टेट हो या इनका सॉल्यूशन स्टेट हो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको देखें अगर नमक को हम पानी में डाल दें तो नमक का वाटर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नो, क्योंकि व्हेन दे आर आयोनाइज्ड और व्हेन दे आर पुटिंग इन द सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट दे आर कन्वर्टेड टू रेस्पेक्टिव आयंस। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस इज देयर व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इन सॉल्यूशंस आयोनिक रिएक्शंस are happened which are very fast। ये भी क्या करते हैं इनका जब सॉल्यूशन होता है आयन फॉर्म हो जाते हैं। तो जब आयन फॉर्म हो जाते हैं क्या करते हैं ये आयनिक रिएक्शन करते हैं और आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं। उसके बाद नंबर 6 आइसोमर्फ्स। आइसोमर्फ्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं आयनिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का अरेंजमेंट हो, इनका ज्योमेट्री बिल्कुल सिमिलर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ज्योमेट्री। इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म और जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आइसोमॉर्फ कहते हैं ना। द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल FeSO4 7H2O CuSO4 sorry ZnSO4 7H2O these are isomorphs। समझ गए? अब नंबर 7 they are non-directional। Ionic compounds or ionic bonds are non-directional। Number 8 they possess high densities। इनका डेंसिटी क्यों ज्यादा है? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी क्या होता है, इनका डेंसिटी ज्यादा होता है। लास्ट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। नमक बहुत हार्ड है और तोड़ने से बिल्कुल टूट जाता है, ब्रिटल है। ठीक है बच्चों, ये था ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स।